इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं। पहले लेसन की शुरुआत होती है मांग का विश्लेषण। शुरू करते हैं। कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर प्राय उनकी मांग बढ़ने की बजाय घट जाती है। वे किस तरीके की वस्तु होते हैं? वे गिफिन का विरोधाभास के अनुसार होते हैं। कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर प्राय उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है। यह गिफिन विरोधाभास के कारण होता है। दो निकट स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की स्थापना लोच इकाई से अधिक होगी। दो निकट स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की स्थापना लोच जो है इकाई से अधिक होगी। व्युत्पन्न मांग का अर्थ है एक वस्तु की साधन की मांग। व्युत्पन्न मांग है बाजार की मांग में परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो उसे कहेंगे अत्यधिक लोचदार मांग। यदि बाजार की मांग में परिवर्तन जो है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहेंगे। मांग की लोच की कुल आगाम और कुल वैरियती डॉक्टर मार्शल ने दी थी। कुल आगाम और कुल वैरियती डॉक्टर मार्शल ने दी थी। मांग के नियम की मांग और वस्तु का मूल्य दोनों स्वतंत्र चर हैं, उनके बीच विपरीत संबंध है। मांग के नियम के अनुसार मांग और वस्तु के मूल्य के बीच दोनों के विपरीत संबंध है और दोनों ही एक दूसरे में स्वतंत्र चर हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध होने पर लोच जो है लोचदार ही होगी। स्थानापन्न उपलब्ध होने पर लोच जो है लोचदार होगी। वैकल्पिक प्रयोग होने वाले वस्तुओं की मांग की लोच भी लोचदार होगी। पूरक वस्तुओं की मांग की लोच जो है बेलोचदार होती है। पूरक वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। वस्तु की कोई भी मात्रा नियत कीमत पर खरीदी जा सकती है। कोई भी मात्रा नियत कीमत पर खरीदी जा सकती है। ये कथन सही है। मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन है। मांग की लोच जो है एक परिमाणात्मक कथन है। जब एक वस्तु साधन की मांग स्वतः दूसरे वस्तु साधन की मांग को जन्म दे तो उसे क्या कहेंगे? उसे जो है व्युत्पन्न मांग कहेंगे। यदि एक वस्तु साधन की मांग स्वतः दूसरी वस्तु साधन की मांग को जन्म दे तो उसे व्युत्पन्न मांग कहेंगे। एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन को यदि वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से भाग दिया जाए तो मांग की आड़ी लोच प्राप्त होगी। उदासीनता वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता तटस्थ होता है क्योंकि वह दो वस्तुओं के उस संयोग को संतुलन में होता है जहाँ पर उसे अत्यधिक संतुष्टि मिलती है या समान संतुष्टि मिलती है। ये भी कथन सही है। उदासीनता वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता तटस्थ होता है क्योंकि वह दो वस्तुओं के उस संयोग पर संतुलन में होता है जहां उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यह कथन एकदम सही है। किसी वस्तु की मांग उसकी मांग की लोच पर निर्भर करती है क्योंकि मांग की लोच उस वस्तु की प्रकृति को स्पष्ट करती है। भाई किसी वस्तु की जो मांग है उसकी मांग की लोच पर निर्भर करती है क्योंकि मांग की लोच उस वस्तु की प्रकृति को स्पष्ट करती है। यह कथन एकदम सही है। यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं तो उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग की लोच होगी शून्य। यदि स्वतंत्र है तो प्रतिस्थापन की मांग की लोच शून्य होगी। मांग के नियम की क्रियाशीलता मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने के कारण है। मांग के नियम की क्रियाशीलता और मांग वक्र का नीचे की ओर झुकने का कारण क्या है? ये प्रमुख तीन कारण है। उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। एक वस्तु के विविध प्रयोग हो सकते हैं या सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के कारण। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं और नीचे की ओर गिरता है। ढाल नकारात्मक होता है। यह भी कथन एकदम सही है। ऊंचा उदासीनता वक्र अपेक्षाकृत ऊंचे संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। ये भी बिल्कुल सही है। उदासीनता वक्र अक्षों के उद्गम बिंदु की ओर उन्नतदार होता है। यह भी एकदम सही कथन है। मांग की लोच के बारे में कुछ कथन है। मांग की लोच अनंत लोच, शून्य लोच, इकाई लोच और इकाई से अधिक लोच और इकाई मांग की लोच। मांग की लोच के चार प्रकार कहे जा सकते हैं। मांग की अगर अनंत लोच है तो ईपी जो है अनंत होगा। यदि शून्य लोच है तो ईपी शून्य होगा। यदि इकाई से अधिक है तो ईपी ग्रेटर देन 1 होगा। और भाई यदि मांग की लोच बिल्कुल इकाई है तो ईपी इक्वल टू 1 होगा। किसी वस्तु की मांग के संबंध में यदि मांग की लोच धनात्मक हो तो होगा मांग का विस्तार। भाई किसी वस्तु की मांग के संबंध में यदि मांग की लोच धनात्मक है तो मांग का विस्तार होगा। समाज में धन का असमान वितरण होने पर मांग की लोच जो है बेलोचदार होगी। यदि धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच बेलोचदार होगी। समाज में धन का समान वितरण होने पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होगी। समान वितरण होने पर अत्यधिक लोचदार होगी। जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर तो वे कहलाती हैं पूरक वस्तुएं। भाई जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर तो वे पूरक वस्तुएं कहलाती हैं।
गिफिन वस्तुओं का नामांकन सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर हुआ। उनका ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से बलशाली होता है। भाई जो गिफिन वस्तुएं हैं उनका जो नामांकन हुआ सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर हुआ। उनका जो ऋणात्मक आय प्रभाव है वो प्रतिस्थापन प्रभाव से अत्यधिक बलशाली होता है। यह कथन एकदम सही है। प्रदर्शनकारी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद भी इनकी मांग निरंतर बढ़ती रहती है। ये भी बिल्कुल सही है। यदि किसी वस्तु के यातायात की मांग लोचदार हो तो रेलवे किराए की भाड़े की दर रखी जाएगी, कम रखी जाएगी। भाई यदि किसी वस्तु के यातायात की मांग जो है लोचदार हो तो रेलवे किराए के भाड़े की दर जो है रखी जाएगी, वो कम रखी जाएगी। एक सरल रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच, सरल रेखीय बिंदु पर जो है या मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर ही होगी मध्य बिंदु पर। सबसे कम कीमत पर लोच किसकी होती है? नमक की होती है। मांग की लोच का विचार जो है रॉबर्ट ट्रिफन ने दिया। एक उपभोक्ता द्वारा एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा जो है मांग की आड़ी लोच कहलाती है। मांग का अर्थ किसने दिया? डॉक्टर मार्शल ने। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु में छिपी उपयोगिता के कारण होती है और उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि धारणा है। बिल्कुल कथन सही है। भाई किसी वस्तु की जो मांग है वो उसमें छिपी उपयोगिता के कारण तो की जाती है और उपयोगिता जो है एक आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि विचार है, तो एकदम मापा नहीं जा सकता। क्लासिकल अर्थशास्त्री कीमत और उपयोगिता के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध से परिचित नहीं थे। यह भी बिल्कुल सत्य बात है। क्लासिकल अर्थशास्त्री जो है कीमत और उपयोगिता के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध से परिचित नहीं थे। उदासीनता वक्र तकनीक का उपयोग सर्वप्रथम एजवर्थ ने किया। मांग का विश्लेषण करने के लिए उदासीनता वक्रों का विस्तृत उपयोग JRX और RJD एलन ने किया। भाई उदासीनता वक्र तकनीक का प्रयोग तो एजवर्थ ने किया, लेकिन उनका विस्तृत विश्लेषण करने के लिए उनका जो विस्तृत उपयोग किया मांग का विश्लेषण करने के लिए वो JRX ने और RJD एलन ने किया। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता जो है शून्य होगी। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक हो जाती है। और जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता जो है जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता भी घटती है पर धनात्मक रहती है। ये कथन सत्य है। निश्चित कीमत, निश्चित समावधि व आवश्यकता प्रभावी, ये सभी तत्व जो हैं मांग के हैं। भाई निश्चित कीमत है, निश्चित समावधि है और आवश्यकता का प्रभावी होना, ये सभी मांग के तत्व हैं। मांग की लोच की धारणा का विचार डॉक्टर मार्शल ने दिया। विकासशील देशों के लिए मशीनरी के आयात की मांग की लोच जो है बेलोचदार होती है। विकासशील देशों के लिए मशीनरी के आयात की मांग की लोच बेलोचदार होती है। अधिक मांग द्वारा समाज को सुनिश्चित होता है आय का समान वितरण। अगर अधिक मांग हो जाए तो समाज में जो आय का समान वितरण से ही सुनिश्चित होता है। एक समान ढाल वाले मांग वक्रों पर एक दी गई कीमत पर मांग की लोच भिन्न भिन्न हो सकती है। यह भी कथन सत्य है। बिल्कुल जिस वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार होती है उसकी कीमत रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। अगर किसी की मांग की लोच बेलोचदार है तो उसकी कीमत जो है अधिक रखी जाती है। एक साधन की मांग निर्भर करती है वस्तु की मांग पर जिसमें वह प्रयोग होती है। भाई एक साधन की मांग वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिसमें वह प्रयोग होती है। यदि MUX = PX तो सीमांत उपयोगिता वर्ग और मांग वक्र में अंतर नहीं होता। सही है। यदि MUX = PX हो तो सीमांत उपयोगिता वक्र और मांग वक्र में अंतर नहीं होता। यह कथन बिल्कुल सही है। जब एक सामान्य वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी अधिक मात्रा क्रय की जाती है। भाई जब एक सामान्य वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी अधिक मात्रा क्रय की जाती है। यह प्रभाव किसका होता है? यह धनात्मक आय और धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण ये घटना होती है। किसने समसीमांत उपयोगिता नियम को आय के आवंटन का सिद्धांत कहा? यो लेफ्टविच ने कहा। समसीमांत उपयोगिता के नियम को आय के आवंटन का सिद्धांत जो है वो लेफ्टविच ने कहा। एक सामान्य वस्तु के लिए प्रतिस्थापन प्रभाव होगा सदैव धनात्मक होता है। सामान्य वस्तु के लिए प्रतिस्थापन प्रभाव कुल उपयोगिता उस बिंदु पर अधिकतम होगी जहां सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। आय में परिवर्तन उपभोक्ता के व्यय के स्वरूप को बदल देता है। यह कथन स्टालस्की समीकरण द्वारा क्लियर होता है। आय में परिवर्तन जो है उपभोक्ता
के व्यय के स्वरूप को बदल देता है। यह स्टालस्की समीकरण के द्वारा स्पष्ट होता है। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वहाँ होता है केवल जब अधिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है। जब अधिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है तो उपभोक्ता उसी समय संतुलन की स्थिति में होता है। गोसन का द्वितीय नियम समसीमात उपयोगिता का नियम कहलाता है। गोसन का द्वितीय नियम समसीमात उपयोगिता का नियम कहलाता है। किस प्रकार की वस्तुओं में उपभोक्ता को अधिक बचत होती है? केवल अनिवार्य वस्तुओं में उपभोक्ता को अधिक बचत होती है। बोल्डिंग ने उपभोक्ता के अधिशेष को क्रेता का अधिशेष कहकर संबोधित किया है। हिग्स ने उपभोक्ता अधिशेष की व्याख्या जो है अधिमान वक्रों की सहायता से की है। किसने? अधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के अधिशेष की व्याख्या जो है हिग्स ने किया। कीमत और उपभोक्ता अधिशेष के बीच संबंध जो है विपरीत होता है। कीमत और उपभोक्ता, कीमतें बढ़ती हैं तो उपभोक्ता का अधिशेष घटता है। उपभोक्ता जो कीमत देता है, जो कीमत होती है, दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता का अधिशेष कहलाता है। कीमत प्रभाव स्टालस्की का वियोजन किसके ज्ञान के बिना संभव नहीं है? वो मांग की आयलोच के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। कीमत प्रभाव स्टालस्की का वियोजन जो है मांग की आयलोच के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। सभी गिफिन वस्तुएं अधो वस्तुएं हैं, पर सभी अधो वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती। यह कथन एकदम सत्य है। जब वस्तु संयुक्त रूप से मांगी जाती है तो मांग की तिर्यक लोच जो है ऋणात्मक होती है। यदि वस्तु संयुक्त रूप से मांगी जाती है तो उसकी तिर्यक लोच हमेशा ऋणात्मक होगी। यदि मांग की लोच इकाई के बराबर होगी तो सीमांताएं जो है शून्य होगी। यदि मांग की लोच इकाई के बराबर होगी तो सीमांताएं शून्य होगी। किसी वस्तु पर बिक्री कर बढ़ा दिया जाए किंतु उसी की बिक्री से होने वाली आय में तेजी से कमी आ जाती है तो वह वस्तु की कीमत लोच क्या होगी? मांग की कीमत लोच उच्च मानी जाएगी। किसी वस्तु पर बिक्री कर बढ़ा दिया जाए किंतु उसी की बिक्री से होने वाली आय में तेजी से कमी आ जाए तो वस्तु की कीमत लोच जो है मांग की कीमत लोच उस दशा में उच्च होगी। मांग की सीमांत उपयोगिता के विचार के अनुसार उपयोगिता एक गणनावाचक मापन है। यह कथन बिल्कुल सही है। गणनावाचक मापन है सीमांत उपयोगिता विचार के अनुसार, बिल्कुल सही है। मांग और आय के संबंध को दर्शाता है एंजिल वक्र के द्वारा। मांग और आय के संबंध को एंजिल वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिस्थापन या प्रतियोगी वस्तुओं का मांग वक्र आकृति लेता है ऋणात्मक। प्रतिस्थापन या प्रतियोगी वस्तुओं का मांग वक्र आकृति ऋणात्मक लेता है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक ढाल के साथ अपनी दाहिनी ओर झुका होता है क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण जैसे जैसे वस्तुओं की मांग बढ़ाई जाती है उनसे प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। उपभोक्ता की बचत किसी उपभोक्ता की अनुमानित कीमत और वास्तविक कीमत का अंतर है। यह समसीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित है। यह भी बिल्कुल कथन सत्य है। उपभोक्ता की बचत किसी उपभोक्ता की अनुमानित कीमत और उसकी वास्तविक कीमत का अंतर है। यह समसीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित है। यह कथन बिल्कुल सही है। किसी वस्तु की मांग की आयलोच इकाई से अधिक है तो वस्तु की प्रकृति जो है विलासिता की वस्तु कहलाती है यदि उसकी आयलोच जो है इकाई से अधिक है। EP बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी तथा डेल्टा पी अपॉन पी इजिकल टू 0 तो मांग की लोच अनंत होगी। भाई EP बराबर EP इजिकल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी तथा डेल्टा पी अपॉन पी इजिकल टू 0 तो मांग की लोच जो है अनंत होगी। संकटकालीन स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता। यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी शून्य हो तो वस्तुएं कही जाएंगी स्वतंत्र वस्तुएं। भाई दो वस्तुओं के बीच में जो है मांग की आड़ी अगर शून्य होगी तो वे स्वतंत्र वस्तुएं कही जाएंगी। वस्तु की उपयोगिता में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, आय, रुचि तथा पैटर्न में परिवर्तन, भविष्य में कीमत में परिवर्तन सभी कारण है मांग वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी के। मांग वर्ग बाएं से दाएं और नीचे की ओर गिरने का प्रमुख कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना, कीमत में परिवर्तन से उत्पन्न आय व प्रतिस्थापन प्रभाव। इनके कारण जो है मांग वक्र जो है बाएं से दाएं और नीचे की ओर झुकता है। अच्छा, डिमांड फंक्शन, डिमांड जो है डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ PX, PT, Y और T से संबंधित है। ये मांग फलन से संबंधित है। मांग की लोच की सीमाएं जो है 0 और अनंत के मध्य तक होती हैं। मांग में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये मांग की लोच को मापने का सूत्र है। जिन वस्तुओं का ऋणात्मक आय प्रभाव दुर्लभ होता है और मांग
और मांग का नियम अक्रियाशील रहता है वह हीन वस्तुएं कहलाती हैं। जिन वस्तुओं का पर जो है ऋणात्मक आय प्रभाव दुर्लभ होता है और मांग का नियम अक्रियाशील रहता है वे सब हीन वस्तुएं होती हैं। वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन जो है पूर्ति लोच से संबंधित है। मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अगर डिवाइड करें तो उसे पूर्ति लोच कहा जाएगा। मांग की कीमत लोच ईडी, मांग की प्रतिस्थापन लोच ईएस और मांग की आय लोच ईवाई का गणितीय संबंध। ईडी इज इक्वल टू गामा ईवाई प्लस आई माइनस वाई ब्रैकेट ईएस। मांग की कीमत लोच ईडी तथा मांग की प्रतिस्थापन लोच ईएस और यदि मांग की आय लोच ईवाई हो तो गणितीय रूप में कैसे स्पष्ट करेंगे तो उसमें ईडी इज इक्वल टू गामा ईवाई प्लस ब्रैकेट 1 माइनस गामा ब्रैकेट 1 ईएस होगा। यदि कीमत बहुवक्र ऋणात्मक कीमत बहुवक्र ऋणात्मक हो और नीचे दाएं ओर गिरता हो तो वस्तु की मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होगी। एक वस्तु की मांग निर्धारित होता है स्वतंत्र चरों से निर्धारित होता है। एक वस्तु की मांग स्वतंत्र चरों से। यदि एक सीधी मांग रेखा बनाई जाए जहां वह एक्स अक्ष को छूती हुई उस बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? शून्य होगी। भाई यदि कोई सीधी मांग रेखा बनाई जाए और वो एक्स अक्ष को छूती है तो वहां पर मांग की आय लोच शून्य होगी। सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही है। किस दिशा में आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव समान दिशा में कार्य करते हैं? श्रेष्ठ कोटि की वस्तुओं में यो कार्य होता है। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु की मांग की आय लोच अनंत होती है, ये भी बिल्कुल सही है। मांग में वृद्धि से अभिप्राय दूसरे मांग वक्र पर स्थानांतरित होने के कारण उपभोग की अधिकता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। मांग में वृद्धि से अभिप्राय दूसरे मांग वक्र पर स्थानांतरित होने के कारण उपभोग में अधिकता से है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। आयताकार अति परवलय के संदर्भ में मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। आयताकार अति परवलय के संबंध में मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। यदि मांग की आय की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु में विलासिता की ही वस्तु होगी, यदि आय लोच इकाई से अधिक है। एक वस्तु एक मांग वक्र के भिन्न भिन्न वस्तुओं पर मांग की लोच जो है बदलती रहती है, यह भी बात बिल्कुल सही है। जिस वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार होती है उसकी कीमत अधिक रखी जाती है। जो व्यक्ति दंभ तथा मिथ्याकर्षण से प्रभावित होते हैं वे मांग के नियम के होते हैं, अपवाद होते हैं। जो दंभ तथा मिथ्याभिमान से आकर्षण से आकर्षित होते हैं वे मांग के नियम के अपवाद होते हैं। उत्पत्ति के साधन की मांग जो है व्युत्पन्न मांग होती है। उत्पत्ति के साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। किसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार है क्योंकि उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। यदि वस्तु के यातायात की मांग लोचदार हो तो रेलवे भाड़े की जो दर है वो कम रखी जाएगी, यदि बेलोचदार हो तो अधिक रखी जाएगी। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी होने पर उसकी मांग में 40% वृद्धि हो जाए तो मांग की लोच जो है अत्यधिक लोचदार होगी। उत्पत्ति के साधन की मांग ही व्युत्पन्न मांग है और मांग वक्र का स्थान परिवर्तन ही मांग में परिवर्तन है का अर्थ है, बिल्कुल सही है। मांग का नियम किस तरह का कथन है? मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। मांग वक्र का ढाल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। दो स्वतंत्र वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की मांग की लोच शून्य होती है, यह भी बिल्कुल सही है। स्थानापन्न वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में तेजी से वृद्धि होती है, यह कथन है सत्य कथन। स्थानापन्न वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने से दूसरे वस्तु की मांग में तेजी से वृद्धि होती है, यह कथन एक सत्य कथन है। यदि वस्तु कीमत इतनी गिरे कि तृप्ति सीमा पर आ जाए तो मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी। भाई इतनी गिरे कि तृप्ति सीमा पर आ जाए तो मांग की लोच जो है पूर्णतः बेलोचदार होगी। जब लोचपूर्ण होगी मांग लोचपूर्ण होगी जब कीमत में छोटा सा परिवर्तन मांग में बड़ा परिवर्तन करता है, बिल्कुल सत्य है। कुछ घटिया वस्तु की कीमत गिरने पर उनकी मांग बढ़ने की बजाय गिरती है, गिफिन विरोधाभास के कारण होता है। यदि Px बराबर x वस्तु की कीमत Qx बराबर x वस्तु की मांगी गई मात्रा तो मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल को व्यक्त किया जाएगा Qx इंटू 1/Px के द्वारा। Qx इंटू 1/Px के द्वारा। मांग की लोच
वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती है। भाई सही बात है, प्रकृति के आधार पर ही बदलती है, सही कथन है। किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांग केवल उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, ये गलत कथन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आवश्यकता, इच्छा शक्ति और संसाधन, सभी चीजें। प्रबल इच्छा शक्ति किसी वस्तु के मांग के तत्वों में प्रमुख निर्धारण है, ये बिल्कुल सही है। किसी वस्तु की मांग की लोच जितनी अधिक होगी, कीमत घटने पर उसकी मांग की मात्रा में उतनी अधिक वृद्धि होगी, कथन बिल्कुल सही है। अधिक लोचदार मांग वाली वस्तुओं की उपयोगिता अनेक प्रकार से होती हैं, जिससे उसकी कीमत में नाम मात्र की कमी के कारण मांग में अनंत वृद्धि हो जाती है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। पर एक दूसरे के भिन्न है दोनों कथन। एक सरल मांग वक्र लोचदार होता है मध्य बिंदु से ऊपर अक्ष की ओर। एक सरल मांग वक्र लोचदार होता है मध्य बिंदु से ऊपर अक्ष की ओर। समसीमांत उपयोगिता के नियम अनुसार MUX इजिकल टू PX बराबर MUY इजिकल टू PY, MUZ इजिकल टू PZ होगा। हीरा पानी विरोधाभास जो है एडम स्मिथ से जुड़ा हुआ है। उपयोगिता अधिशेष वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र है, सही कथन है। बाजार में मांग वक्र अक्षैतिज होने पर कोई उपयोगिता मांग वक्र नहीं होगा, बिल्कुल सही है। कोई उपभोक्ता भी मांग वक्र नहीं होगा। बाजार में मांग वक्र अक्षैतिज होने पर कोई उपभोक्ता मांग वक्र नहीं होगा, यह बिल्कुल सही कथन है। प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक, आय प्रभाव ऋणात्मक है, ये हीन वस्तुओं का है। किस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता के द्विमानों में संक्रमकता होती है? किस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता द्विमानों में संक्रमकता होती है? उपभोक्ता के व्यवहार में चयन में एक रूपता होती है। एक दी हुई आय से एक उपभोक्ता विवेकशील तरीके से व्यवहार करता है और अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है, सैमुअल्सन के प्रकट अधिगमान सिद्धांत के अनुसार। आयात की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि से गुणांक के मूल्य में वृद्धि हो। आयात की सीमांत प्रवृत्ति में अगर वृद्धि होती है तो वो गुणांक के मूल्य में वृद्धि होगी। मांग की लोच, मांग की कीमत लोच मांग वक्र के लिए 1 से 1 के बराबर होती है अक्षैतिज रेखा पर। मांग की कीमत लोच जो है मांग वक्र के लिए 1 के बराबर होती है, वो अक्षैतिज रेखा पर होता है। डेल्टा QX अपॉन PX इंटू डेल्टा PX अपॉन QX मापक है मांग की कीमत लोच का। यदि उत्पादन का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार हो तो विक्रय कर का करापात या भार किस पर पड़ेगा? ये विक्रेता पर ही पड़ेगा। यदि उत्पादन का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार हो तो विक्रय कर का करापात और कराभार किस पर पड़ेगा? ये जो है विक्रेता पर ही पड़ेगा। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उस बिंदु पर काटता है जहां औसत लागत वक्र स्थिर होता है, यह सही कथन है। भाई सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उस बिंदु पर काटता है जहां औसत लागत वक्र स्थिर होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत आधारित है योगात्मक एवं स्वतंत्र उपयोगिता परिकल्पना पर। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत योगात्मक एवं स्वतंत्र उपयोगिता परिकल्पना पर आधारित है। सामान्य वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव धनात्मक तथा निकृष्ट वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, यह कथन एकदम सही है। सारी गिफिन वस्तुएं निकृष्ट वस्तुएं होती हैं पर सारी निकृष्ट वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती, कथन बिल्कुल सत्य है। अधिकतम लाभ करने वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन रोक देगी यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में कम हो, यह भी कथन सही है। उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा सीमांत उपयोगिता, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां पर सीमांत उपयोगिता कीमत से कम होगी। वहां पर सीमांत उपयोगिता अगर कीमत से कम है तो उपभोक्ता उस स्थिति में संतुलन में होगा। जब ऋणात्मक आय प्रभाव और स्थानापन्न प्रभाव से भारी हो तो वस्तुएं हैं गिफिन वस्तु। भाई ऋणात्मक आय प्रभाव और स्थानापन्न प्रभाव से अगर भारी हो तो गिफिन वस्तुएं हैं। उपभोक्ता बचत के सिद्धांत की परिकल्पना AC पीगू ने दी थी। उपभोक्ता की बचत की सिद्धांत की परिकल्पना दी है वे AC पीगू ने दी है। पूरक वस्तुओं के लिए अधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व का आकार किस प्रकार का होता है? वह समकोण होता है। पूरक वस्तुओं के लिए इंडिफरेंस कर्व का आकार समतल होता है, समकोण होता है। यदि मांग की लोच 0 के बराबर हो तो वस्तु कर का बोझ पड़ेगा। 0 के बराबर हो तो बोझ जो है उपभोक्ता पर ही पड़ेगा यदि मांग की लोच 0 के बराबर है। मांग के नियम के मूलभूत साध्य प्रस्ताव को सिद्ध करने में उपभोग किया जा सकता है प्रकटित वरीयता सिद्धांत। मांग के नियम के मूलभूत साध्य को सिद्ध करने के लिए
उपयोग किया जा सकता है वे प्रकटित वरीयता सिद्धांत को उपयोग किया जा सकता है। ये एक अधोगामी रेखीय मांग वक्र पर कीमत की लोच एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलती रहती है, मांग वक्र के ढलाव पर निर्भर नहीं करती, यह कथन सत्य है। यदि आय प्रभाव की उपेक्षा कर दें तो मांग को प्रकट अधिमान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। मांग विश्लेषण।